ना हमें किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है, रास्ते हैं, चलना आपको है। उम्र की इस दहलीज पर कोई समझा नहीं सकता। इस रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी आपकी है। वो हमारे कहने से या किसी टीचर के कहने से मुझको लगता है वो बहुत मायने नहीं रखता। कृष्ण भगवान का यह कहना है कि अगर रास्ता तुमको मालूम है कि यही रास्ता सही है तो चलते चलते कुछ समय पर ठहर भी जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, ठहर कर यह जांच कर लो कि यह तुम्हें अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। तो आप सारे लोग विवेकशील हैं, तो मोटिवेशन की बहुत जरूरत नहीं है। जिस विषय को मैं उठा रहा हूं वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस की जान है। उसे बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से सवाल। हमने क्या कहा था आपसे कि फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन 1 का 5 सेक्शन है, 5 सवाल, ये कंपलसरी है, इसको करना ही करना है। मतलब जहन देखिए, आप सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि यूपीएससी में ऑप्शनल में कितने सवाल करने होते हैं, कितने सवाल करने होते हैं ऑप्शनल में, कुल कितने सवाल करने होते हैं बोलिए? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब सेक्शन ए से 3 करिए और सेक्शन बी से 2 करिए, या सेक्शन ए से 2 करिए या सेक्शन 3 से बी से 3, यही ना रेशियो है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये साइकोलॉजिकल 5 क्वेश्चन नहीं है, गलतफहमी पाल रखे हैं। 5 सवाल है ही नहीं है। 5 सवाल मेरे समय में होता था, आप लोगों के टाइम में नहीं है। उस वक्त आसान था थोड़ा, अब थोड़ा टफ कर दिया है। सेलेक्टिव हम लोग हो जाते थे कि डिसीजन मेकिंग पूछ चुका है, नहीं आएगा, सिस्टम थियरी आएगा, मार्गेंथाउ का रियलिस्टिक अप्रोच आएगा। 4 में से 1 पूछ चुका है, 3 आने के चांसेस हैं, 3 तैयार और आ जाता था। अब नहीं है। तो 5 सवाल नहीं, जहन से ये निकाल दे, 5 सवाल नहीं है। 5 सवाल कहां है? देख रहे हैं, 5 सवाल तो एक ही में हो गया। ये 5 क्वेश्चन जो है कि सेक्शन 1 में होगा, ए बी सी डी ई। दूसरा सवाल करेंगे तो 3 सेक्शन होगा, 3 सवाल होंगे। तीसरा सेक्शन करेंगे उसमें 3 सवाल होगा। तो 5 3 8 और 8 और 3 11 तो ए सेक्शन से हुआ और बी सेक्शन से 2 सवाल। 5वां सवाल कंपलसरी है जिसमें 5 सवाल हैं और 5 3 8 19 सवाल करने हैं एक पेपर में। तो ये ना सोचिए कि हमें 5 सवाल करने, 5 सवाल नहीं 19 सवाल करने हैं। यूपीएससी मांग कर रहा है। इसका मतलब सवाल की संख्या तो बढ़ा दिया है लेकिन वर्ड्स लिमिट कम कर दिया है। शब्द की संख्या कम कर दिया है। पहले 200 हुआ करता था, अब 150 कर दिया पहले और 5वें में। और उसके बाद से जो नेक्स्ट है ए बी सी डी करके हमको लिखना है 3, वो भी 600 नहीं लिखना है, तीनों को मिलाकर 600 to 700 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली या प्रिपेयर्ड होइए कि 5 सवाल नहीं। कोई अगर आपसे कहता है कि 5 सवाल करने हैं तो नहीं, 5 सवाल नहीं, गलत बताता है। हमें सवाल करने 19, वो किसी भी ऑप्शनल में आप देखेंगे तो होगा, ऐसा लग रहा है हमें। अब जिस टॉपिक को मैं उठा रहा हूं, सही में बताऊं तो उसको पढ़ाने से भागते हैं लोग, और लड़का भी पढ़ने से भागता है, लड़का भी पढ़ने से भागता है।
अब यहां से सवाल मैं लिख ही देता हूं, सवाल देख लें आप लोग कि इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो क्या सवाल हम कर सकते हैं। एक सवाल ये कर सकते हैं, पूछा है, एक सवाल ये कर सकते हैं, दूसरा सवाल ये कर सकते हैं, तीसरा सवाल ये कर सकते हैं, चौथा सवाल ये कर सकते। चार सवाल देखिए आपके सामने आए, चार हो गया, पांचवा सवाल इसी में। अंतर, पांच हो गया। छठवां सवाल इसी से, छठा सवाल छठवां सवाल है, मूल्य और वैल्यूज और फैक्ट्स के बीच क्यों इतना विवाद हुआ। सातवां सवाल देखिए आप, सातवां सवाल में इसी टॉपिक से आएगा, रिलेटेड है। राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, ये भी है, इसी टॉपिक का है। विचारधारा के अंत पर डिबेट, आखिरी सवाल इसी का, इतिहास के अंत पर डिबेट। कितने ढेर सारे सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं। पेपर आप देखें, अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे यूपीएससी का तो सब सारे ये मिलेंगे आपको, ये सब आए। मैंने कहा ना, कल ही पहला दिन था, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मेरा उद्देश्य होगा कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 5 आपका मिल जाए, बाकी तो मिल ही जाएगा। जो कंपलसरी क्वेश्चन है, पहला और पांचवा सवाल, सेक्शन ए का पहला और सेक्शन बी का पांचवा सवाल, ये दोनों कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, यानी 10 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ये अगर लड़ गया ना तो सिलेक्शन हो जाता है आपका। और इन्हीं 5-5-10 सवालों को लड़ाने के लिए आपको पूरा सिलेबस खंगालना पड़ता है। तो सिलेक्टिव ना होइएगा, आपके पास वक्त होगा, सिलेक्टिव ना होइएगा। यूपीएससी के लिए सिलेक्टिव ना होइएगा। अगर अभी सिलेक्टिव हो जाएंगे तो फिर हम एग्जास्ट पढ़ाई नहीं कर सकते। देखें अब आप, मैं आ रहा हूं उस पर। कही जाती है बातें कि जैसे समय की प्रगति होती है तो समय की प्रगति के साथ साथ शिक्षा के नए आयाम भी उत्पन्न होते हैं, विकसित भी होते हैं, बहुत से रिसर्च किए जाते हैं और उस अनुसंधान के नए आयाम भी विकसित होते हैं। वो किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। वक्त जब गुजरता है ना, तो वक्त गुजरने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति होती है, नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं। और इससे पॉलिटिकल साइंस भी अछूता नहीं रहा है, उसमें भी विकास हुआ है, नए आयाम विकसित हुए। इसी को हम 3 कैटेगरी में लेकर चलेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का एरा, यानी प्लेटो से लेकर
सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। दूसरा जो है द्वितीय विश्व युद्ध से 1960 के दशक तक। और तीसरा और आखिरी है आज तक। ये 3 पॉलिटिकल साइंस का पैराग्राफ है, 3 है। मैंने जो पढ़ा है, मैं अपने पढ़ाई के एक्सपीरियंस के आधार पर ये 3 आपके सामने काल निकाला हूं और देखेंगे ये सही है। पहला, प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक। दूसरा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 1960 के दशक तक। और तीसरा है 1980 के दशक से लेकर आज तक। 3 एरा है बेटा ये, सब्जेक्ट को समझने के लिए। है क्या? कुछ नहीं है। ये तो मैं आप लोगों के सहूलत के लिए क्लासिफिकेशन कर दिया, बहुत आसान है क्या? यही 2 चीज है, पूरा खेल तमाशा इसी का है। पूरा खेल तमाशा इसी चीज का है कि आखिर में पॉलिटिकल साइंस में हम किस चीज का स्टडी करें, और अगर हम फलां सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन करने के मेथड क्या हो। यही है खेल। खेल यही है। जैसी जौहरी पढ़े आप, एसी कपूर की किताब हो पढ़े, या ओपी गाबा तो खैर बहुत मशहूर हैं, उनकी किताब पढ़ें, पंत जैन गुप्ता की किताब पढ़ें, या जिसकी किताब पढ़े थियरी की, जिसकी भी, जो आपके पास अवेलेबल होगा वो पर्याप्त है। सारी की सारी किताबों ने यही लिखा है कि राजनीति विज्ञान में हम जब स्टडी करें तो स्टडी का सब्जेक्ट क्या हो, विषय क्या हो। एक कहता है कुछ, दूसरा कहता है कुछ, तीसरा कहता है दोनों को ले लो। अगर फिलोसफिकल थोड़ा सा अप्रोच हो आप लोगों के पास, तो अनुभववादियों का कहना था कि अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बुद्धिवादियों का कहना यह था कि बुद्धि से। कांट ने क्या किया? तुम भी सही, दोनों एकांगी हो, दोनों को क्या किया जाए? मिला दिया जाए। इसलिए तो कहा जाता है कि कांट ने दर्शन के विकास को अवरुद्ध कर दिया था। अध्ययन का विषय क्या हो? एक कहता है राज्य हो, शासन, औपचारिक संस्थाएं हों। एक का ये कहना कि पॉलिटिकल साइंस में हम किसका अध्ययन करें, तो कहता है कि राज्य का, शासन का, औपचारिक संस्थाओं का, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इस कथन को रिप्रेजेंट करता है गार्नर। क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र का अंत, आरंभ और अंत किससे होता है? राज्य से होता है। यही है ना स्टडी का विषय। एक ग्रुप है वो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान में हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। किया गया, और कब से किया गया? प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक
लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। बताने कोई जरूरत नहीं है, संख्या तो हमारे पास नहीं है। प्रदूषण की समस्या, बहुत सी समस्याएं आई। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ और मानव का नरसंहार हुआ, तो जर्मनी से और विश्व के अन्य देशों से, मूलतः जर्मनी से, यूरोप से, यूरोप और यूरोप में मुख्यतः जर्मनी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो जितने सोशल साइंटिस्ट थे वो सब शरण लेना शुरू कर दिए, भागना शुरू कर दिए। कहां चले गए? कहां गए? आए? कहां गए? नहीं, फिर सुन लीजिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो यूरोप से और मुख्यतः जर्मनी से, जर्मनी मुख्यतः इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हिटलर था, रासिज्म के वजह पर कत्लेआम कर रहा था, मार रहा था, यहूदियों का नरसंहार कर रहा था। तो यूरोप से और मुख्यतः जर्मनी से जितने समाज वैज्ञानिक थे वो सारे के सारे निकलने लगे और चले गए। कहां चले गए? संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, यूएसए चले गए। और यूएसए में कहां गए? शिकागो, शिकागो गए। उसी शिकागो में जितने विचारक गुजरे, चाहे लासवेल हो, डेविड ईस्टन हो, ग्राहम वालेस हो, कार्ल हो, जितने हमें विचारक मिलते हैं बात के, शिकागो जब चले गए तो वहां पर रिसर्च, आज भी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हब सोशल साइंटिस्टों का शिकागो ही कहा जाता है। और दुनिया में सबसे बेहतर रिसर्च स्कॉलर कहीं पर सोशल साइंटिस्ट का कहीं अगर होते हैं तो शिकागो है, यूएसए। इसी वजह से यूएसए आगे बढ़ा। कैसी चीजें शिफ्ट करती हैं। अभी हम आप लोगों के ऊपर हमला करने लगे ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं बचने के लिए जगह देखेंगे। जब चले जाएंगे तो ये ब्रेन वहां चला गया, जो इस्तेमाल यहां होना चाहिए तो वो इस्तेमाल दूसरी जगह होने लगा। अमेरिका ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं प्रोजेक्ट हुआ एज ए पावर के रूप में। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक भाग गया शरण लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका चले गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई तो ये जितने विचारक थे सारे के सारे शिकागो चले गए। और शिकागो में जिस विचारधारा को इन्होंने प्रतिपादित किया उसी को कहते हैं शिकागो स्कूल। क्या कहा जाता है? शिकागो स्कूल। मोटा मोटी एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फिर आता हूं इस पे। शिकागो स्कूल, शिकागो स्कूल के जितने विचारक थे, जितने भी थे, जैसे बहुत से हैं, एक मोटी मोटी चीजें हमने आपके सामने शेयर किया। क्या मैंने कहा आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, और उस द्वितीय विश्व युद्ध में ये सारे विचारक कहां चले गए? शिकागो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लेस ऑफ सोशल साइंटिस्ट शिकागो आज भी है। यहीं पर रहते हुए जो इन्होंने विचारधारा प्रचलित की उसी को शिकागो स्कूल कहा जाता है। स्कूल का सेंस ही आइडियोलॉजी से होता है। क्या कहा इन लोगों ने? दिमाग लगाओ आप लोग। इन लोगों ने यह कहा, ये जितने विचारक हैं या इसके बाद भी और भी जितने विचारक आएंगे, इन विचारकों का यह कहना कि जरूरत है पॉलिटिकल साइंस बनाने की, राजनीति को विज्ञान बनाने की, और विज्ञान का काम है भविष्यवाणी करना। विज्ञान का काम है भविष्यवाणी करना। तो जिस प्रकार नेचुरल साइंस है
करीब करीब वैसे ही हम पॉलिटिकल साइंस को भी बना सकते हैं। क्यों ये बात कह क्यों रहे थे? कहे कि अगर राजनीति विज्ञान है तो विज्ञान का काम होता भविष्यवाणी करना, और यदि राजनीति विज्ञान होता और भविष्यवाणी कर देता तो इस नरसंहार से मनुष्य को बचाया जा सकता था। यहां युद्ध होने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात? क्या ये कहना चाह रहे हैं? समझ लें आप, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस हमारा डिपेंड करता है किस पर? कि राजनीति विज्ञान में हम स्टडी जो करें वो किस विषय का करें, विषय कौन सा हो, और दूसरा कि पद्धति क्या होनी चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए। यही दो तरीके हैं। तो इसी को लेकर मैंने बताया कि आज तक पूरे पॉलिटिकल साइंस को 3 पैराग्राफ में बांटा जाता है। प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक कह सकता हूं। दूसरा ये कह सकता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध से 1960 तक या 70 तक, उसके बाद 1980 के दशक के बाद से लेकर आज तक, ये 3 एरा रहा। इस एरा में यानी इस युग में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता था? एक, इस युग के दौरान राजनीति विज्ञान में विषय अध्ययन का कौन सा था? इस युग में अध्ययन का विषय कौन था? यही विषय डिबेट का पूरा, यही है कुल। तो प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जितने राजनीतिक वैज्ञानिक थे, चाहे गार्नर हो, गैटल हो, वलंसली हो, सीले हो, लिकाक हो, सर फ्रेडरिक पोलक हो, मैकाइवर हो, लास्की हो, कार्ल मार्क्स हो, हिगल हो, हाब्स, लाक, रूसो, मैकियावेली, बोधा आदि कितने हो, जितना आप सोच सकते हैं सोचो। प्लेटो, अरस्तु, मध्यकाल छोड़ ही दीजिए, मैकियावेली, बोधा, हाब्स, लाक, रूसो, बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैकाइवर, लास्की, कार्ल मार्क्स, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जितने थे। तो प्लेटो से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक राजनीति विज्ञान में जिस विषय का अध्ययन किया जाता था वो विषय क्या था? वो ये था, राज्य और उसकी औपचारिक संस्थाएं। तभी गार्नर डेफिनेशन देता है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट। राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत किससे होता है? राज्य से होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो बहुत से हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में जो लोग जाकर शरण लिए थे, उनके चिंतन का विषय कि अगर यह विज्ञान होता तो हम भविष्यवाणी कर देते, और इस द्वितीय विश्व युद्ध से होने वाले विभीषिका से या द्वितीय विश्व युद्ध से होने वाले जो इतने बड़े नरसंहार से हम मानव जाति को बचा सकते थे। हम मानव जाति को बता सकते थे कि हां ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। तो कहे क्या कहे कि अब राजनीति विज्ञान में हमें राज्य का, शासन का या उसकी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन की जरूरत नहीं है। अब विषय चेंज करना होगा, सब्जेक्ट चेंज करना होगा। थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या कहे कि जो शासन है या राज्य है, औपचारिक संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसी को कहते हैं ना। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, यही 3 है। सोचो, प्लेटो से लेकर यहां तक के सारे विचारकों ने इसी का अध्ययन किया कि व्यवस्थापिका कैसे काम करती है, व्यवस्थापिका का गठन कैसे होता है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो कानून बनाने के क्या प्रोसेस होते हैं, कार्यपालिका का गठन कैसे होता है, कार्यपालिका का फंक्शन क्या है, न्यायपालिका का कार्य कैसे, उसका फंक्शन क्या, आदि आदि। यही स्टडी होता रहा। इन लोगों ने यह कहा कि अगर राजनीति एक विज्ञान होता तो निश्चित रूप से हम भविष्यवाणी करके इतने बड़े नरसंहार से
लोगों को बचा सकते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक राजनीति विज्ञान में जिस विषय का अध्ययन किया जा रहा था उस विषय के अध्ययन की कोई जरूरत थी ही नहीं। करना किसका चाहिए था? बिल्कुल इसका नहीं, व्यवस्थापिका का नहीं, कार्यपालिका का नहीं, न्यायपालिका का नहीं, क्योंकि व्यवस्थापिका एक संस्था और उस संस्था को संचालित कौन करता है? व्यक्ति करता। व्यक्ति का अध्ययन करो। विषय बदल गया। क्यों व्यक्ति का करो? जब व्यक्ति का हम अध्ययन करेंगे तो व्यक्ति को समझने के लिए हमें समाज मनोविज्ञान की जरूरत होगी, समाजशास्त्र की जरूरत होगी, साइकोलॉजी की जरूरत होगी, एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत होगी? नहीं होगी। मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए किस विषय की जरूरत होगी? साइकोलॉजी की। मनुष्य की कौन सी आदतें हैं, कौन सी प्रवृत्तियां हैं, इसके लिए सोशियोलॉजी। तो अगर हम इन संस्थाओं का अध्ययन न करें बल्कि न्यायपालिका के रूप में बैठने वाले न्यायाधीश का हम अध्ययन करें तो हम ये जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? कि न्यायाधीश ही है जो फैसला लेगा। प्रधानमंत्री के रूप में कोई व्यक्ति है जो फैसला लेगा, व्यक्ति के रूप में फैसला ले रहा है। राष्ट्रपति के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति बैठा हो। अब हमें जानना है कि वह व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। जब वो निर्णय लेता है तो निर्णय पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऑफिसर बन गए, आप लोग, और आप लोगों के पर्सनालिटी के बारे में मुझे आइडिया हो जाए कि आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है, मैं बता दूंगा कि आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप ऐसा फैसला करेंगे। हालांकि प्राकृतिक विज्ञानों के जैसे सटीक इसमें भविष्यवाणी नहीं हो सकती है कि लाल और पीला मिलाएंगे तो फलाना रंग आएगा। ये सोशल सब्जेक्ट में नहीं, एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन तकरीबन हम ऐसा बता सकते हैं। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का सराउंडिंग क्या है? आप रेडिकल हैं, लिबरल हैं या कंजर्वेटिव हैं? तीन देखिए बात आई। आप रेडिकल हैं, रेडिकल का मतलब उग्रवादी। आप कंजर्वेटिव हैं, रूढ़िवादी हैं, या लिबरल हैं, उदारवादी हैं। ये अगर आपके बारे में मुझे पता चल जाए, मतलब मैं बता दूंगा आपको कि आप ऐसा सोचते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में ऐसा सोचते हैं, और इतना व्यक्तित्व के बारे में पता चला, उसके बाद फिर सराउंडिंग देखो, एटमॉस्फेयर, यानी आप जहां पे रहते हैं, कहां रहते हैं? देश के अंदर रहते हैं, तो देश के अंदर का माहौल क्या है और देश के बाहर का माहौल क्या है? इंटरनल, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। इस आधार पर हम व्यक्ति का अगर अध्ययन करें तो उस व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्ति ऐसा निर्णय लेगा। तो अध्ययन का विषय बदल गया। दूसरा, पद्धति की बात, कि जब विषय बदला तो पद्धति भी चेंज होगी, चेंज होना ही होना है। अब इस पद्धति में यह क्या कहा जाता था कि कौन कौन से मेथड यानी पद्धति के तहत हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। तो पहले कहा गया कि 3 स्टेटमेंट होते हैं। 3 स्टेटमेंट, एक कहते हैं अनुभव मूलक कथन, दूसरा कहते हैं तार्किक कथन, और तीसरा कहते हैं मूल्यपरक कथन। मैं इसलिए बोल रहा हूं, भी एक रफ आइडिया खींच रहा हूं। ये 3 स्टेटमेंट पूरे पॉलिटिकल साइंस में होते हैं। जैसे 3 आपके सामने है, वैसे ही 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहते हैं अनुभवपरक या अनुभव मूलक कथन, दूसरा कहते हैं तार्किक कथन, और तीसरा कहते हैं मूल्यपरक कथन। अनुभव मूलक कथन, तार्किक कथन, और तीसरा है मूल्यपरक कथन। ये देखिए,
मैंने कहा कि अध्ययन का विषय बदल गया, अध्ययन का विषय बदला। जब अध्ययन का विषय बदला तो इसमें अध्ययन की पद्धति के लिए किस स्टेटमेंट का सहारा लिया जाता था? तो तीनों का लिया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन विचारकों ने कहा कि अनुभवमूलक कथन का सहारा हम ले सकते हैं। अनुभवमूलक कथन जानते हैं आप लोग? अनुभवमूलक, ज्ञानेंद्रिया अनुभव करते हैं, हम नहीं करते हैं। अनुभव अगर करते हैं तो अनुभवमूलक कथन के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। क्या हम व्यक्त कर सकते हैं? अरे ज्ञानेंद्रियों से हम किसी चीज का एहसास करते हैं? नहीं करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं कि अरे मिर्चा खाए तो बहुत तीता तीता लगा, बहुत तीखा था, या गुड़ खाए तो बहुत मीठा था। अनुभव मूलक कथन वह होता है जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो जब हम अपने ज्ञानेंद्रिय का मतलब कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 होती है ना। आंख से हम देखते हैं, क्या है ये? जब आंख से हम देखेंगे, ताजमहल देखें आप लोग तो कुछ बोले होंगे, क्या बोले हैं? ताजमहल देखे होंगे तो कह देंगे ना बहुत खूबसूरत है। नहीं है, हवा में है, हवा में है। जब आप अपने इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह विचार व्यक्त किया कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो यह हवा की बात नहीं है। इसकी हम पुष्टि भी कर सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं, है या नहीं। इसका मतलब कि यह सार्वभौम होता है। यहां पे है तो विश्व के अन्य देशों में भी होगा। लिखिए नहीं, अभी एक रफ लेके चल रहा हूं, फिर मैं इस पे आऊंगा शुरू से कि क्या क्या खेल तमाशा हुआ, यही हम लोग को जानना है। तो अनुभव मूलक कथन का मतलब जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो चीज की प्राप्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपने जबान से चाट लिया, तो आप बता सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है? नहीं बता पाएंगे। बता सकते हैं तो दूसरे के बारे में भी आप कह सकते हैं कि तुम भी चाटोगे तो ऐसे ही एहसास होगा। यानी आपके इस अनुभव मूलक कथन की पुष्टि की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? उसका सत्यापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जो तार्किक कथन होता है, तार्किक कथन का मतलब यह भी यूनिवर्सल होता है। जैसे तार्किक कथन का मतलब क्या होता है? 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। तार्किक कथन है, हम बोल सकते हैं और इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, पुष्टि भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा कथन है, ये जो तीसरा मूल्यपरक कथन कि आखिर में इस दुनिया में मनुष्य का लक्ष्य क्या है, इस सृष्टि का प्रयोजन क्या है, शुभ अशुभ, उचित अनुचित क्या है, हम क्यों आए हैं, सरकार क्यों है, हम क्यों सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, और इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। हम क्यों सरकार के आदेश का पालन करते हैं? आप लोगों का अलग अलग जवाब हो सकता है। नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। सरकार का उद्देश्य क्या है? तो पूंजीपति अपने हिसाब से उद्देश्य बता देगा, किसान अपने हिसाब से बताएगा, बाकी समाज बैठ के गली आएगा। महंगाई बहुत ज्यादा है। जो मूल्यपरक कथन होते हैं, मूल्यपरक कथन का मतलब यह होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उचित अनुचित, शुभ अशुभ के बीच हम अपने रीजन से, बुद्धि से, विवेक से क्या करते हैं? भेद करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। इन 3 कथनों को लेकर राजनीतिक विज्ञान चलता है। तो प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक अध्ययन का विषय यह रहा, और ये तीनों के तीनों कथन अपनाए गए, तीनों कथन अपनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अध्ययन का विषय बदल गया। अध्ययन का विषय क्या हो गया? अब मानव हो गया और उसका व्यवहार हो गया, विषय बदल गया। कथन, इन कथनों में से 2 कथन उसने ले लिया और तीसरे कथन को छोड़ दिया। कहा कि इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसकी जांच नहीं की जा सकती।
सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी हम जांच कर सकते हैं, लेकिन उचित क्या है, अनुचित क्या है, देश काल परिस्थितियों के अनुसार वो बदल जाता है, इसलिए उसका सत्यापन नहीं किया जाता। यही सबसे ड्रॉबैक इनका था। इसी को कहते हैं कि जो व्यवहारवादी क्रांति थी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो विचारक थे, इन लोगों ने क्या कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 का दशक, उस 60 के दशक में राजनीतिक विज्ञान का खूब जोर जोर से प्रचार चल रहा था, और यहां तक बातें कही जा रही थी कि राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक दर्शन के चिरसम्मत प्रश्नों को निकाल दिया जाए। राजनीतिक सिद्धांत से राजनीतिक दर्शन के चिरसम्मत प्रश्न क्या थे? स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, लोकतंत्र, समाजवाद, अधिकार, इन सारी की सारी चीजों को क्या किया जाए? निकाल दिया जाए। सारी चीजों को निकाल दिया जाए। यहां तक कहे कि राजनीतिक विज्ञान से राज्य को भी निकाल दिया जाए। मूल्य निरपेक्ष जिसको आप लोग कहते हैं, तथ्य मूल्य विवाद जो होता है। तो जब इन लोगों ने फैक्ट्स को, यानी मनुष्य क्या करता है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तथ्य, तथ्य की हम जांच कर सकते हैं, परख कर सकते हैं और अंततः निष्कर्ष के रूप में स्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि भारत में स्वतंत्रता का जो रूप है वही पाकिस्तान में हो, यूरोपियन देशों में हो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो। तो इन व्यवहारवादियों ने क्या किया कि अध्ययन का विषय बदलने के साथ साथ जो कथन थे उन कथनों में दो कथन को स्वीकार किया और तीसरे को नहीं माना। इनके खिलाफ भी रिएक्शन हुआ, इनके खिलाफ भी रिएक्शन हुआ। आज तक की बात मैं बता रहा हूं आपको। किस लिए? तीसरा दौर यानी आखिरी तक की बात बता रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा परमाणु संकट, सुने हैं? ये देख रहे हैं, सब 1960 के बाद की घटना है। ये जितना मैंने घटना आपके सामने लिखा है सब 1960 के बाद की घटना है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये लगा कि परमाणु युद्ध हो जाएगा, जिसको परमाणु संकट कहा जाता है। और इसी वजह से इसी संकट को दूर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उसी को कहते हैं आप लोग हॉटलाइन। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच, भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच हॉटलाइन से संपर्क स्थापित न हुआ होता तो यह कहा जा सकता था कि परमाणु युद्ध हो गया होता। रास्ता छोड़ने जा रहा था। गलतफहमी, दोनों के राष्ट्राध्यक्षों ने आपस में बात की, पता चला कि नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसा तो हमारे वहां ही कुछ नहीं है, तो उसको परमाणु संकट कहा जाता है। दूसरा, अमेरिका में संघर्ष। किस बात का संघर्ष? अमेरिका में किस बात का संघर्ष? अश्वेतों को अधिकार नहीं थे। आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या का 20 से लेकर 25% अश्वेत हैं। मतलब 70 to 75% श्वेत लोग हैं और 20 से 25% अश्वेत लोग हैं। अश्वेतों को कोई अधिकार नहीं। उन लोगों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष किया और उस संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध तक हुआ, सिविल वार जिसको कहा जाता है। और गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप अश्वेतों को अपने अधिकार मिले। और तीसरा है वियतनाम। अमेरिका का वियतनाम में सैन्य हस्तक्षेप। और इसी के पैरेलल एक और आ जाता है अफगान संकट या अफगान विवाद। सोवियत संघ का हस्तक्षेप था। तो 1980 के दशक की बात मैं आपसे कहूं,
1980 के दशक में ये सारी घटनाएं आ गईं, तो पुनः यह चिंतन हुआ कि अगर राजनीतिक विज्ञान से मूल्यों को निकाल दिया जाए, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय को निकाल दिया जाए, तो ऐसे राजनीतिक विज्ञान का फायदा क्या है? ऐसे राजनीतिक विज्ञान का फायदा क्या है जो मानवीय समस्याओं का समाधान न कर सके, सामाजिक समस्याओं का समाधान न कर सके? तो इन लोगों ने क्या किया? कहा कि मूल्य भी सही है और तथ्य भी सही है। मूल्य भी सही है और ये भी सही है, और व्यवहारवादियों के अनुसार ये जो व्यवहार करते हैं उससे जो हमें फैक्ट की प्राप्ति होती है वो भी सही है। अध्ययन किसका होना चाहिए? अध्ययन किसका होना चाहिए? मूल्य को होना चाहिए, तथ्य का होना चाहिए। मूल्य का मतलब यह हुआ कि राज्य का भी अध्ययन किया जाए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का किया जाए, तो साथ ही साथ इनका किया जाए, इनके व्यवहार का किया जाए, दबाव समूह का किया जाए, मतदाता का किया जाए, जनमत का किया जाए। इनसे फैक्ट्स की प्राप्ति होगी। दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। और अध्ययन पद्धति एक होता है इंपेरिकल और दूसरा होता है नॉर्मेटिव, मानकीय और अनुभव मूलक। दोनों को साथ लेकर चलता है। यह अध्ययन विषय के रूप में इसके अध्ययन की बात करता है, यह अध्ययन विषय के रूप में इसके अध्ययन की बात करता है कि इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, और यह तीसरा कहता है कि दोनों का किया जाना चाहिए। मिला दिया? नहीं मिला है तीसरा, दोनों को मिला दिया। इसी को हम लोगों को समझना है, इसी को हमको पढ़ना है, इसी को हमको समझना है, इसी को पढ़ना है। हमने कहा ना आप लोगों से कि सामान्यतः लोग इस टॉपिक को उठाते नहीं हैं, भागते हैं। जिस दिन ये फेज आप लोगों को क्लियर हो जाए, जिस दिन ये फेज क्लियर हो जाए, उस दिन मैं सफल हो जाऊं। अभी हमने कुछ आपको बताया नहीं है, अभी मैंने इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया। पहला मैं फेज उठा रहा हूं, उठाया जाए? है? पहला फेज उठाएं। ये तो दिमाग में सेट कि राजनीति विज्ञान में अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए और अध्ययन की पद्धति क्या। यह दो चीज कभी भूलिएगा मत, कभी भी, कि हम पॉलिटिकल साइंस में अगर हम स्टडी करें तो करें किस विषय का। एक, विषय की जानकारी हो, और दूसरा कि किस मेथड से हम करें। दो चीजें जाननी है, और इसी की शुरुआत होती है जिसे हम नाम देते हैं परंपरागत उपागम, या इसको इंग्लिश में क्लासिकल अप्रोच भी कहा जाता है। जीएस पढ़ाते समय मैंने आप लोगों से कहा था कि जब ये डेमोक्रेसी आया होगा, जब लोकतंत्र आया होगा, तो लोकतंत्र पर विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे। तो जो प्रारंभिक विचारकों ने विचार व्यक्त किया होगा उसी को हम कहते हैं क्लासिकल डेमोक्रेसी, शास्त्रीय लोकतंत्र, परंपरागत लोकतंत्र। समय के अनुसार उन विचारों में बदलाव हुआ होगा तो हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं या मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं। वैसे ही पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस में हम किस विषय का अध्ययन करें, यह सबसे पहले जिन विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए उसी को हम जिस अप्रोच के तहत पढ़ाई करते हैं क्या कहते हैं? परंपरागत उपागम। और यह परंपरागत उपागम चलता है कहां से?
प्लेटो से हम कह सकते हैं कार्ल मार्क्स तक। मैकाइवर, लॉस्की आदि विचारकों तक, यहां तक चलता है परंपरागत उपागम। उसके बाद से फिर इसमें बदलाव होता है। इस परंपरागत उपागम में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? बोलिए, एक चीज एकदम क्लियर हो, सब्जेक्ट और दूसरा मेथड। सब्जेक्ट और मेथड। पहले में कौन सा सब्जेक्ट, दूसरे में कौन सा सब्जेक्ट, तीसरे में कौन सा सब्जेक्ट? पहला एकांगी, दूसरा एकांगी और तीसरा दोनों को ले लिया, जो आज चल रहा है। इस परंपरागत उपागम के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य का, व्यवस्थापिका का। कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का। इसी का स्टडी किया जाता है। मैं बोल दूंगा, लिखवा दूंगा, घबराइए नहीं। हाँ, इतना मैंने कम से कम वर्कआउट किया है कि मैं लिखवा दूंगा, तो उस पर घबराना नहीं है आप लोग। हाँ बिल्कुल, है ना। बाकी आपके क्लास नोट्स होंगे, आप जैसा तैयार करना चाहें करें। परंपरागत उपागम के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में राज्य और उसके औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस बात की पुष्टि गार्नर ने की है, अपने परिभाषा में किया है। जब हम लिखेंगे कितने शब्द में? यही ना आएगा? नहीं, निबंध आएगा क्या? 150 शब्द आ सकता है, छोटे सवाल हैं। 150 में हम इसकी मोटी मोटी सारी चीजें ले लें तो कंप्लीट हो जाए। परंपरागत उपागम राजनीति विज्ञान में एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें राज्य और उसके औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि गार्नर ने कहा कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अलावा किसी अन्य सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। यह अपनी बात से पुष्ट कर रहा है। गैटल भी कहता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य के मूल तत्व का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा किसी और चीज का अध्ययन नहीं किया जाता। इसी बात को देखो, सीले भी स्पष्ट करता है कि जिस प्रकार इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में संपदा का, जीव विज्ञान में जीवन का, बीज गणित में अंकों का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में राज्य और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इन लोगों ने भी अपनी परिभाषा से इस बात को पुष्ट किया है। तो जब इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन करने के लिए इनके अध्ययन की पद्धति क्या होती है? विषय हमको स्पष्ट हो गया कि अध्ययन का विषय क्या है, तो यह हमें मालूम हो गया। अध्ययन का विषय हमें मालूम हो गया। कोई भी आपसे पूछे
कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया गया, तो हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अब इनके अध्ययन की पद्धति क्या, इनके अध्ययन की पद्धति क्या है, बताइए? इनके अध्ययन की क्या पद्धति? तो कम से कम 4 पद्धति की बात करते हैं। दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति और संस्थात्मक पद्धति, 4 की बात करते हैं। नींद आ रही है? नींद आ रही है? क्यों नींद आ रही है? तो देख क्यों नहीं रही हैं? पानी है वहां पे, देखिए पानी, वो छींटा मार दीजिए। हाँ हाँ, धुल लीजिए। भाई मेरे एक चीज मैं आप लोगों से बताऊं कि जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं वाकई में पॉलिटिकल साइंस का सबसे टफेस्ट टॉपिक है, जान लो आप लोग, इसलिए घबराना मत आप लोग। मैं बहुत कुछ सोचने समझने के बाद इसको लेके आया हूं, अदरवाइज कोई टीचर लेके आता नहीं है। लेके आता है कौन सा? आसान सा। बच्चा पढ़ लेगा, अरे ये गधब पढ़ा रहे हैं। आसान पढ़ा, गधब पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा है? सॉवरेंटी का सिद्धांत पढ़ा है, सॉवरेंटी पढ़ा है, लिबर्टी की थियरी पढ़ा है। कहां से? अरे यार लिबर्टी पढ़ाए, नकारात्मक लेकर सकारात्मक और रॉबर्ट नॉजिक तक लेकर चले गए थे। वो सब नॉर्मल है, वो कभी भी उड़ते उड़ते आदमी खेल सकता है। ये सब जान है पॉलिटिकल साइंस की, ये पूरा 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 राजनीति विज्ञान की जान है ये। इसलिए घबराना नहीं है। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। जाएगा कहां? कहां जाएगा? हाँ, और क्या? हारना नहीं है। हारेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हारना नहीं है। अगर आप गिर गए, अगर आप गिर गए तो अच्छा है। गिर गए तो अच्छा है, क्योंकि गिरने के बाद फिर उठना ही है। गिरने के बाद और कितना गिरेंगे भाई? गिरने के बाद और कितना गिरेंगे? या तो नजर से फिर गिर जाएगा आदमी। तैयारी में नजर से गिरने का क्या मतलब है? अगर गिर गए आप तो गिरना जरूरी है, गिरो। लेकिन क्यों? क्योंकि गिरने के बाद अब सिर्फ उठना बाकी है। नहीं आया, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? देखता हूं कब तक नहीं आता है। हमें सवाल करने हैं, कंपटीशन को क्वालिफाई करने हैं। इसलिए भागिएगा मत विषय से, भागना मत मेरे भाई कभी भी। जेसी जौहरी, ज्ञान सिंह संधू, एमपी जैन, ओपी गावा, पंत जैन गुप्ता, 3 किताब, 4-5 किताब मैंने बोला। पंत जैन गुप्ता, जब पूरे विश्व में कहीं पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सेमिनार होता था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, जेएनयू नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बुलाए जाते थे। और उन्हीं 3 लोगों ने मिलकर किताब लिखी है जिनको नाम दिया जाता है पंत जैन गुप्ता। जब किताब की दुकान पे जाते थे आप लोग ना, तो बोलता था पंत जैन गुप्ता ही दे दीजिए थोड़ा किताब, तो वो किताब दी जाती थी। सोच लीजिए आप। तो बहुत ज्यादा किताब की स्टडी नहीं करना है। अगर परंपरागत उपागम के बारे में आपको समझना है, व्यवहारवादी के बारे में समझना है, तो पंत जैन गुप्ता और ओपी गावा आपके लिए सफिशिएंट होगा। एक किताब की बात मैं कर रहा हूं टॉपिक के लिए। आइए, राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम के अंतर्गत राज्य और उसके औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अध्ययन तो किया गया, लेकिन राजनीतिक दलों का अध्ययन नहीं हुआ, दबाव समूह का अध्ययन नहीं हुआ, जनमत का अध्ययन नहीं हुआ, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन नहीं हुआ। हुआ किसका? इसका हुआ। इसका मतलब इसके अलावा जो सब्जेक्ट थे उसका अध्ययन नहीं किया गया। तो जब इसका अध्ययन किए होंगे
जब इसका अध्ययन किए होंगे तो चिंतन का विषय यही कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या, क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, क्यों प्लेटो को यह चिंता लगी है कि एक ऐसे आदर्शवादी समाज की रूपरेखा स्थापित किया जाए जिसमें समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित तत्वों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक न्याय आधारित समाज बनाने की वो काल्पनिक व्यवस्था क्यों करने की कोशिश कर रहा है? अरस्तु क्यों दास प्रथा को बनाए रखने की बात करता है तो दूसरी तरफ राज्य को कहता है कि राज्य क्या है, साधन है सदजीवन के लिए। ये क्यों बात कर रहा है? राज्य का क्या प्रयोजन है, मनुष्य का क्या उद्देश्य है? आखिर ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आज हमारे देश में है या नहीं है? क्यों बनाई गई है? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? क्यों बनाई गई है? हमारे देश की अपनी एक व्यवस्था है? नहीं, हमारे देश की अपनी एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में रहने वाले लोगों का कल्याण हो सके। तो जब कल्याण की बात होगी तो इस व्यवस्था में परिवर्तन की भी मांग उठेगी? नहीं उठेगी। तो एक परिवर्तन का मार्ग चुनेगा और दूसरा परिवर्तन का विरोध भी करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अरस्तु के समाज में जब दास प्रथा का समर्थन अरस्तु कर रहा है तो यथा स्थिति का समर्थन कर रहा है। यानी परिवर्तन का अरस्तु विरोध कर रहा है। कार्ल मार्क्स परिवर्तन का समर्थन कर रहा है कि नहीं, जो बनी हुई व्यवस्था है वह व्यवस्था न्यायपूर्ण है, शोषण पर आधारित है, पूरी व्यवस्था को हटा दो। हमें उद्देश्य समझना होगा कि आखिर इनका हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन करने का उद्देश्य क्या, क्यों इसको बनाया गया? भाई बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? ताकि हर व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश न हो जाए, एक प्रॉपर ढंग हो कि अगर आपस में लड़ाई होगी तो लड़ाई होने का मतलब कि कानून का हम पालन करें जिससे दूर हो सके, ये लागू करेगी। और अगर मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो न्यायपालिका उसका निर्णय करेगी। अध्ययन की पद्धति क्या हो? तो अध्ययन की पद्धति में देखिए क्या कहते हैं। ऐतिहासिक पद्धति, कोई सीक्वेंस नहीं है, मेथड्स का कोई सीक्वेंस नहीं है। जिसको आप लेना चाहे, ऐतिहासिक को लेना चाहे, दार्शनिक को लेना चाहे, कानूनी को लेना चाहे, संस्थात्मक को लेना चाहे, जिसको आप लेना चाहे उसको ले लें। ऐतिहासिक पद्धति ये क्या कहता है कि वर्तमान राजनीति को समझने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान जरूरी है। इतिहास क्यों जरूरी है? यही ना कहते हैं लोग कि इतिहास की उपयोगिता क्या है। आप यूपीएससी का इंटरव्यू फेस करेंगे, कह देंगे क्या ऑप्शनल रखे हैं, तो हिस्ट्री। तो बताइए प्रशासन में इतिहास की क्या उपयोगिता है? रेलेवेंसी क्या है भाई? इतिहास की क्या उपयोगिता, क्या आपके इस्तेमाल है? आईएएस ऑफिसर बन गया, आईपीएस बन गया, आईपीएस बनने पे इतिहास का क्या देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य फलानी चीज किया था? उसकी रेलेवेंसी क्या है कि वर्तमान को समझने में इतिहास आपकी मदद करता है। वर्तमान राजनीति का विश्लेषण करने के लिए हमें ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान और उसका विश्लेषण जरूरी होता है। अगर उसने ऐसा न किया होता तो ऐसा न होता। कयास यही लगाते हैं ना। अशोक ने नरसंहार किया था, कलिंग युद्ध किया था? नहीं किया था। कलिंग युद्ध किया था, अचानक उसका हृदय परिवर्तित हो गया क्या है? क्या हम इतिहास से सीख रहे हैं? नरसंहार बहुत
व्यापक स्तर पर नरसंहार हुआ, उसका हृदय पसीज गया क्या? लोगों को देखा कि अरे बाप कितने मारे गए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, हम रास्ता ही बदल लेते हैं। नहीं, युद्ध के बाद शांति ही होती है, युद्ध के बाद शांति ही होती है। और लोगों को यह दिखाया उसने क्या? हमारा हृदय बदल गया है, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है। ऐसा कोई डिप्लोमेसी थी, डिप्लोमेसी कहा जाता है, कूटनीति थी। ये इतिहास से हम सीखते हैं, ये इतिहास से सीखते हैं। इतिहास से सीखते हैं कि अगर व्यवहार करो तो सबके साथ एक जैसा करो, अलग अलग ना करो, क्योंकि नतीजा उसका खराबी होगा। तो ऐतिहासिक पद्धति का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि वर्तमान राजनीति का हम सही विश्लेषण कर सकें, वर्तमान राजनीति का हम सही विश्लेषण कर सकें। और वर्तमान राजनीति का विश्लेषण करने के लिए, वर्तमान राजनीति का ज्ञान अर्जित करने के लिए इतिहास की हमें शरण लेनी पड़ती है। तो जब इतिहास की शरण लेंगे तो उस इतिहास में राजनीतिक संस्कृति भी होगी, पॉलिटिकल कल्चर, अर्थात इतिहास में हम चले गए तो हमारी ऐतिहासिक संस्कृति होगी। ऐतिहासिक संस्कृति का मतलब हमारे मूल्य होंगे, हमारे मान्यताएं होंगी, हमारे कुछ मानक होंगे। जिसको राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं आप। जब हम ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करेंगे तो ऐतिहासिक पद्धति का इसलिए प्रयोग करते हैं जिससे हम वर्तमान की राजनीति का सही ढंग से विश्लेषण कर सकें। सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए हमें राजनीतिक संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। राजनीतिक संस्कृति का मतलब यह होता है कि आज हम जिस पॉलिटिकल कल्चर को, जिस स्केल को मान रहे हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर हम आपसे व्यवहार स्थापित कर रहे हैं, यही आगे आने वाले जनरेशन को मिलेगा। यही ना संस्कृति होती है। आप लोगों का पारिवारिक संस्कृति क्या है? फैमिली कल्चर क्या है? परिवार वहां है, आप लोग यहां पे हैं, नहीं है, लेकिन फैमिली कल्चर है या नहीं है? नहीं है। फैमिली कल्चर है ना। आपके माता पिता के फैमिली कल्चर आप में ट्रांसफर हुआ, और आपके कल्चर किस में ट्रांसफर हो रहा है? आपके होने वाले बच्चों में ट्रांसफर होगा। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसमें ट्रांसफर होता है। अगर 1990 में पार्लियामेंट के फ्लोर पर जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जितने मंत्री थे, उस वक्त उनके जो मानक होंगे, जो उनके आचरण होंगे, वही तो फ्लो कर रहा होगा। उसी को ना राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति अर्थात जो मैं आचरण कर रहा हूं वही आचरण आप में फ्लो करेगा, और जो आप आचरण करेंगे वह दूसरों में फ्लो करता है। जनरेशन टू जनरेशन ये चलता है। तो ऐतिहासिक पद्धति हम वर्तमान राजनीति को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इतिहास में ये सब चीजें हुई थी, अगर यह भूल ना हुई होती तो हम बेहतर कर चुके होते। अब ऐसे में राजनीतिक संस्कृति भी देखते हैं कि जो राजनीतिक संस्कृति है, अर्थात जो मूल्य है, मानक हैं, जो मान्यताएं हैं, वो क्या थी। किसी की आस्था हो, किसी की मान्यता हो व्रत रखने की, तो उस पर हमला मत करो, सीखो, राजनीति इतिहास से सीखो। यह पॉलिटिकल कल्चर में कि एक समाज है और वह समाज अपना शादी विवाह एक अलग ढंग के रीति रिवाजों से करता है, अगर तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह इतिहास से सीखते, तो यह ऐतिहासिक पद्धति कहलाता है। कानूनी पद्धति का मतलब क्या होता है कि हर देश का एक संवैधानिक जो कानून होता है, हर देश का, वो केवल मैं अपने नहीं, हर देश का जो कानूनी पद्धति है, प्रत्येक देश का एक संवैधानिक कानून होता है। जैसे हमारे देश का संविधान है, हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारा संविधान क्या कर रहा है? हमारे देश के आंतरिक राजनीति का निर्धारण यही नहीं कर रहा है।
कि हमारे देश का जो संवैधानिक कानून है अर्थात संविधान, ये वह संविधान है जिस संविधान के अनुसार हमारे देश की आंतरिक राजनीति संचालित होती है। जब कहीं पर भी कानून में अस्पष्टता की बात होती है तो यही संवैधानिक कानून में न्यायपालिका को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि न्यायपालिका देखे कि कानून सही है या गलत है। समय समय पर न्यायपालिका कानून की व्याख्या भी करे, समय समय पर न्यायपालिका कानून की व्याख्या भी करे। तो कानूनी पद्धति का इस्तेमाल किया गया, संस्थात्मक पद्धति का। संस्थात्मक मतलब जो तीन संस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीन प्रकार की संस्थाओं का गठन कैसे होता है और उनकी क्या कार्य करने का तरीका है, इसी का अध्ययन किया जाता है। अब पूछने वाला ये पूछेगा, जानते हैं क्या पूछेगा, कि सब करने से फायदा क्या है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अध्ययन करते रहिए, संविधान का अध्ययन करते रहिए और आपके ऊपर आक्रमण हो जाए, तो ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करने से फायदा क्या है? ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करने से फायदा क्या है? तो रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन होता है तो उसकी बातें आती हैं, फिर उसके खिलाफ भी रिएक्शन होता है, जिसको कार्ल मार्क्स वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करता है। ये प्रोग्रेस लगातार चलते रहता है। मैंने शुरू में कहा आपसे कि समय की प्रगति होती है, समय में बदलाव होता है, नए शोध होते हैं, नए रिसर्च होता है, नए आयाम विकसित होते हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रगति होती है और पॉलिटिकल साइंस भी उससे अछूता नहीं है। हेडिंग दीजिए अब। लिखिए, समय की प्रगति के नहीं, हेडिंग आप परंपरागत उपागम दे दीजिए। परंपरागत उपागम, ठीक है। समय की प्रगति के साथ साथ शिक्षा की नई शाखाएं उत्पन्न एवं विकसित होती हैं। नए अनुसंधान होते हैं और उनके नए आयाम विकसित होते हैं। ऐसा ही राजनीति विज्ञान में भी हुआ। प्लेटो से लेकर लॉस्की, लासवेल, डेविड ईस्टन, ये हैं।
डेविड स्टन भी हम लोग को, इस पे 3 सवाल है डेविड स्टन पे। एक सवाल 2 सवाल पूछता है इस पर, है ना। समाज मूल्यों का आधिकारिक आवंटन 1, आउटपुट इनपुट की थियरी यही दिया था, आगत निर्गत का सिद्धांत यही दिया है, तो 2 सवाल तो ऐसे हो जाता है। और सब इसी के दायरे में है। हम लोग जिस टॉपिक को छेड़े हैं ना, उस टॉपिक से कम जान लीजिए कि 10-15 सवाल हैं, छोटे छोटे। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऊबिएगा नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। थोड़ा सा होता है ना कि जितना तगड़ी दवा होती है ना, उतनी कड़वी होती है थोड़ी सी। तो मन उन मार के इसे दबा के आदमी पीता ही है, माना। तो इसको भी उसी अंदाज में लीजिएगा। बाकी तो सब सरसरी हैं, मैं कह रहा हूं कि बाकी सब सरसरी हैं, थोड़ा सा टफ यही पड़ता है। क्या लिखे हैं? प्लेटो से लेकर लासवेल, डेविड ईस्टन तक राजनीति विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हो गया? पैराग्राफ चेंज करिए। प्लेटो से लेकर, प्लेटो और अरस्तु से लेकर, ऐसे दीजिए, प्लेटो और अरस्तु से लेकर लास्की तक, लास्की तक राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन और उसकी औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया। औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया। इसी को परंपरागत उपागम कहते हैं। इनके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं या नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज को अध्ययन का विषय नहीं माना गया। गार्नर ने जी गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। और इसमें
किसी अन्य संस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। किसी अन्य संस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। गैटल के शब्दों में, गैटल गैटल के शब्दों में राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान, अतीत, राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अध्ययन के साथ राजनीति के मूल तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही सीले, ऐसे ही सीले सर फ्रेडरिक पोलक, सर फ्रेडरिक पोलक जैसे राजनीति वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। हो गया। विषय वस्तु अस्पष्ट होने के बाद, विषय वस्तु स्पष्ट होने के बाद इस उपागम के समर्थक, इस उपागम के समर्थक विचारकों ने निम्न पद्धतियों का प्रयोग किया, निम्न पद्धतियों का प्रयोग किया। देखें कहां है। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है? इतना बारीक लिखा हूं कि दिखेगा ही नहीं, बहुत मेहनत की। निम्न पद्धतियों का प्रयोग किया। पहला लिखिए, दार्शनिक पद्धति। इसमें समाज के लिए उपयुक्त मानकों, समाज के लिए उपयुक्त मानकों, मूल्यों,
को निर्धारित करने के साथ साथ उसका विश्लेषण किया जाता है। समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए, निर्धारित किया जाता है। समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके लिए परंपरागत मानकों और मूल्यों की जानकारी और उनकी समीक्षा आवश्यक होता है। हो गया? क्या कह रहा है ये? दार्शनिक पद्धति में क्या बातें कही जा रही हैं? देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दर्शन दर्शन दृश्य, दृश्य का मतलब याद है? ठीक। फिलॉसफी का मतलब होता वैल्यूज, मूल्य। कौन से मूल्य समाज के लिए, कौन से मूल्य उपयुक्त होंगे, समाज के कौन से मानक होंगे, समाज की क्या मान्यताएं होंगी। देखिए, ये मूल्य, मानक और मान्यताएं, वैल्यूज, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय आदि वैल्यूज। हर समाज का लक्ष्य यही होता है, उसमें रहने वाले लोगों को ये सारी चीजें मिले, उसका अपना एक स्केल भी होगा, उसका अपना एक स्केल भी होगा। यह ना हो कि कुछ लोगों को मिले बाकी लोगों को ना मिले। उनकी अपनी मान्यताएं भी होंगी, परंपराएं भी होंगी। तो जो दार्शनिक पद्धति है वो समाज के लिए जो मूल्य और मानक होता है ना, उसको केवल ये निर्धारित नहीं करते कि समाज के मूल्य और मानक क्या होंगे, बल्कि उसका विश्लेषण भी करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, डेमोक्रेसी, इसका फिलोसॉफिकल वे क्या है, लोकतंत्र का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। अगर हम प्लेटो से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए तो ये तो आप तो देखेंगे कि अधिकांश, मध्यकाल को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जितने राजनीतिक वैज्ञानिक हैं सब लोकतांत्रिक हैं, कुछ डिक्टेटर, बाकी तो ज्यादातर लोकतांत्रिक हैं। तो अगर लोकतांत्रिक हैं तो जाहिर सी बात है कि हर पॉलिटिकल साइंटिस्ट फिलोसॉफिकल होगा ही होगा। अगर बीच के काल को हम छोड़ दें तो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1960 के दशक को या 80 के दशक को छोड़ दें तो, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के बारे में कि यह लोकतंत्र हर प्रकार के समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल बोल रहा है, दार्शनिक पद्धति का इस्तेमाल करके जॉन स्टुअर्ट मिल बोल रहा है कि लोकतंत्र हर प्रकार के समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फिर उपयुक्त है किसके लिए, किस प्रकार के समाज के लिए है? तो उस समाज के लिए उपयुक्त है जिस समाज में रहने वाले लोगों का नैतिक चरित्र बहुत अच्छा हो। तो नैतिक चरित्र का मतलब वैल्यूज, मापदंड निर्धारित हुआ ना। मेरी बात समझिए कि दार्शनिक पद्धति क्या कह रहा है कि समाज के लिए जो मूल्य होते हैं, जो मानक होते हैं, उसी को न केवल निर्धारित करता है बल्कि समय समय पर उसका विश्लेषण भी करता है, और यह भी कहता है कि समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अगर हम भारत, हमारा एक समाज है, तो इस समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिए?
अगर भारतीय समाज का एक लक्ष्य होना चाहिए तो पाकिस्तानी समाज का भी लक्ष्य वही होना चाहिए, यूरोपीय समाज का भी वही लक्ष्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व समाज का लक्ष्य वही होना चाहिए। क्या? मानव शांति, संपूर्ण मानव की प्रगति, संपूर्ण मानव का कल्याण, यही है ना कि अलग अलग है? क्या आप चाहते हैं कि फ्रांस आगे बढ़े और हम लोग डूब जाएं? आदमी चाहता है कि सब आगे बढ़े। यही तो मानवतावादी दृष्टिकोण है। तो दार्शनिक पद्धति समाज के लिए क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है कि समाज के लिए सही मानक क्या होंगे और सही मूल्य क्या होंगे। दर्शन शास्त्र यही सिखाता है ना? नहीं सिखाता है? यही है ना दर्शन शास्त्र। वैल्यूज तो हैं। वैज्ञानिक होते हैं, कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? दार्शनिक पद्धति क्या कर रही है कि समाज के लिए जो जरूरी मानक है, जो मूल्य है, उसको निर्धारित कर दिया। और निर्धारित ही नहीं किया, बल्कि इसका समय समय पर विश्लेषण भी कर रहा है। विश्लेषण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्या विश्लेषण का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। विश्लेषण का मतलब होता है समय समय पर सुधार होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का यह कहना कि लोकतंत्र हर समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, तो हर समाज के लिए कैसे उपयुक्त बनाया जाए? लोकतंत्र हर प्रकार के समाज के लिए उपयुक्त नहीं, इसी आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। पहली बात तो यही कही जाती है कि लोकतंत्र बड़े ज्यादा विशाल जनसंख्या के लिए सही नहीं है। अब सवाल यह होगा कि अब मान लीजिए कि छोटे छोटे जिनकी जनसंख्या कम है, वहां के लिए तो लोकतंत्र उपयुक्त है, मानक यही है कि कम जनसंख्या होनी चाहिए। तो जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा है, क्या वहां पर लोकतंत्र को उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता? यही तो दार्शनिक पद्धति कह रहा है कि जिन देशों की जनसंख्या ज्यादा है, उन देशों के लिए लोकतंत्र को कैसे उपयुक्त बनाया जाए, कैसे वहां के रहने वाले लोग इस लोकतंत्र को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि नहीं, हमारे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र होगा तो हमें अपनी बात कहने का अधिकार, यही तो वैल्यूज है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, प्रतिनिधि शासन, या जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, रूसो तो इसका बहुत बड़ा आलोचक था, बहुत बड़ा आलोचक था। अब प्रतिनिधि शासन भी हर समाज के लिए बेहतर नहीं है, यह भी जानो आप। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हर प्रकार के समाज के लिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हर प्रकार के समाज के लिए बेहतर नहीं है। उस समाज के लिए बेहतर है जिस समाज में रहने वाले लोग लिटरेट हों, ज्यादातर पढ़े लिखे हों। तो जो वहां पे निरक्षर लोग हैं, उनके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जाए भाई? हैं? जो निरक्षर लोग हैं, जहां पर अशिक्षा ज्यादा है, उस अशिक्षित समाज के लिए क्या लोकतंत्र जरूरी नहीं है? क्या जरूरी है? तो अशिक्षित समाज जहां पे है उसके लिए लोकतंत्र है, लेकिन शिक्षित और अशिक्षित लोकतंत्र में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा कि अशिक्षित समाज में पाए जाने वाले लोकतंत्र के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी, नहीं होंगी? चैलेंजेस नहीं होंगी? जैसे भारत, ब्रिटेन का लोकतंत्र जिन चुनौतियों का सामना करता है, हमारा लोकतंत्र उससे 10 गुना चुनौती का सामना करता है। नहीं है? वोट देने गए, कुछ नहीं करेंगे, दबाना कुछ और है, दबा देंगे कुछ और है। लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट ये कहानी है, सोच लें आप। बैलेट पेपर में पहले पानी डाल देता था आदमी बैलेट बॉक्स में, हमको वोट नहीं दिया, नहीं देने देंगे, हाँ नहीं देने दूंगा।
क्यों नहीं देने देंगे? वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। अच्छा नाम नहीं है लेकिन हम 18 साल से ज्यादा के हो गए तब नहीं देने देंगे आप? हाँ नहीं देने देंगे। अच्छा ठीक है, लो बाल्टी पर पानी ले आके डाल दिया। क्या ऐसे समाज के लिए उपयुक्त नहीं है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हाँ चुनौतियां अलग होंगी और उन चुनौतियों से पार पाना होता है। यह दार्शनिक पद्धति बताती है। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल की बात मैंने आपसे कही कि जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि लोकतंत्र हर समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। जिस समाज में रहने वाले लोगों का नैतिक चरित्र ऊंचा हो, उस समाज के लिए लोकतंत्र से बेहतर शासन न आया है न आएगा। और जिस समाज में रहने वाले लोगों का नैतिक चरित्र घटिया हो, उस समाज के लिए लोकतंत्र से गंदा कोई शासन हो नहीं सकता। तो जिस समाज में रहने वाले लोगों का मॉरल कैरेक्टर अगर थोड़ा सा कमजोर हो, तो क्या ऐसे कमजोर लोगों के लिए लोकतंत्र को हम उपयुक्त नहीं बना सकते? क्या बनाया जा सकता है। कैसे? लिटरेसी को दूर मजबूत किया जाए और पढ़ाया लिखाया जाए, कर्तव्यों को प्रधानता दी जाए, लाइबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको सीख दिया जाए। तो दार्शनिक पद्धति हमें क्या सिखाती है कि समाज के लिए सही मानक क्या है, सही मूल्य क्या होने चाहिए, और ऐसे सही मानक और सही मूल्य का निर्धारण करने के साथ साथ टाइम टू टाइम उसको एनालाइज भी करती है, अर्थात बदलते हुए हालात के अनुसार उसमें परिवर्तन और सुधार भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रतिनिधि शासन यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हर समाज के लिए कैसे स्वीकार योग्य बनाया जाए, लोकतंत्र को हर प्रकार के समाज के लिए कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जाए, यानी कैसे वहां के रहने वाले लोग उस लोकतंत्र को स्वीकार कर सकें। यह दार्शनिक पद्धति बता रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं भारत। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं भारत। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। किस सेंस में पढ़ाया था? पंचायती राज के सिलसिले में। जब पंचायती राज हमारा 24 अप्रैल 1993 को इंप्लीमेंट हुआ, तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची पर उसका विस्तार नहीं था। यानी पंचायती राज अधिनियम 1993 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची पर लागू नहीं होता। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। और 6वीं अनुसूची क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। यहां पर भी पंचायती राज लागू नहीं होता। तो आप सोचो, दार्शनिक पद्धति क्या हमें सीख दे रही है कि जिन जनजाति क्षेत्रों पर पंचायती राज लागू नहीं होता, क्या उन जनजातीय लोगों के लिए इसको उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता? क्या वहां के लोगों के अंदर यह भावना का विकास नहीं होना चाहिए कि स्वशासन, शासन में भागीदारी हमारी? स्थानीय मुद्दा, स्थानीय लोग, स्थानीय संसाधन, स्थानीय समाधान, स्थानीय फैसला। तो अनुसूचित जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है उस पर पंचायती राज लागू नहीं था, इसलिए 5वीं और 6वीं अनुसूची पर पंचायती राज का विस्तार करने के लिए पेशा बना था। 96 में पढ़ाया हूं आप लोगों को पेशा। पेशा जो है पंचायती राज एक्सटेंशन नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया, मैंने पढ़ाया आप लोगों को। तो इन पर लागू करने के लिए पंचायती राज का विस्तार कर दिया गया। अब इनके अंदर क्या भरा गया कि देखो भाई, जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं, आप शादी कैसे करते हैं? अपने परंपराओं के अनुसार। लड़ाई झगड़ा होती होगी? हाँ बिल्कुल होती होगी। उस लड़ाई झगड़ा का समाधान कैसे करते हैं? आपस में बैठकर। आपके धार्मिक सामाजिक संस्कार होंगे? हाँ बिल्कुल हैं। आप शादी किससे करते हैं? फलाने में। फलाने के बाद नहीं कर सकते। क्यों? तो ऐसी हमारी परंपरा है। आपके जीविका के साधन क्या हैं? तो स्थानीय जो जल प्रबंधन है, जो भूमि है, जो जंगल है। समझ में आ रही मेरी बात? यानी इन सारी चीजों का आप मैनेजमेंट करते हैं। कैसे? अपने परंपराओं के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार। धार्मिक कर्मकांड करते हैं? हाँ धार्मिक कर्मकांड करते हैं। तो अब पंचायती राज का विस्तार कैसे वहां पे लागू हो? तो कहा गया कि भारत सरकार या राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगी, वह कानून उन अनुसूचित जनजातियों के परंपराओं के अनुकूल हो जाए। तो ऐसे अनुसूचित जनजातियों में भी पंचायती राज को हम लागू कर सकते हैं। समझ में आ रही है दार्शनिक पद्धति?
जिससे अनुसूचित जनजातियों को भी ये एहसास हो सके कि हम भी फैसला करते हैं। तो एक बेसिक सवाल हो सकता है कि दार्शनिक पद्धति में यह सवाल, क्या सवाल, कि पंचायती राज को अनुसूचित जनजातियों के लिए कैसे स्वीकार्य बनाया जाए। तो स्वीकार्य बनाने की शर्त है कि उनकी परंपराओं के, उनके रीति रिवाजों में, उनके धार्मिक संस्कारों में किसी भी कानून का कोई हस्तक्षेप ना हो। उनको लगे कि सरकार हमारे परंपराओं को संरक्षण दे रही है, तो हम पंचायती राज को स्वीकार कर लेंगे। कर लिया। तो दार्शनिक पद्धति इनका निर्धारण करने के साथ साथ सुधार, और प्लस यह सवाल आपके सामने छोड़ जाती है कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र या स्थानीय शासन किसी भी समाज के लिए कैसे उपयुक्त बनाया जाए जिससे उन लोगों का भला हो सके। यह पहला मेथड है, दार्शनिक पद्धति जिसको बोलते हैं। दूसरा नोट कर लीजिए, ऐतिहासिक पद्धति। इसका प्रयोग विशेष तौर से अरस्तु, हेगल, हेगल जो जर्मनी का था, हेगल, और मॉन्टेस्क्यू, इसका भी मैंने जिक्र किया होगा, संविधान पढ़ाते समय मैंने बताया होगा। नहीं, क्या पढ़ाते समय बताया था? हाँ बिल्कुल, नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 50, मॉन्टेस्क्यू आया होगा उसी में, है ना? क्या लिखे हैं इसमें? इसका प्रयोग विशेष तौर पर अरस्तु, हेगल और मॉन्टेस्क्यू ने किया है। इसका प्रयोग विशेष तौर से अरस्तु, हेगल और मॉन्टेस्क्यू ने किया है। वर्तमान राजनीति को अतीत की घटनाओं के संदर्भ में समझाने का प्रयत्न किया जाता है। किसी भी देश की वर्तमान राजनीति का अध्ययन करने के लिए वहां के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक होता है। और उसका राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए वहां के राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए वहां की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन आवश्यक होता है। चाहे वह कोई भी देश हो,
भारतीय संविधान को समझने के लिए गांधी गांधी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आदि के विचारों का जानना आवश्यक है। तीसरा लिख लीजिए, कानूनी पद्धति। इसमें विशेष तौर से वैधानिक ढांचों पर विशेष बल दिया जाता है। वैधानिक ढांचों पर, इसमें विशेष तौर से वैधानिक ढांचों पर विशेष बल दिया जाता है। किसी भी देश का संवैधानिक कानून वहां की आंतरिक राजनीति के लिए आवश्यक मापदंड निर्धारित करता है। जैसे किसी कानून का उद्देश्य क्या है, न्यायपालिका की समय के अनुसार की गई व्याख्या, हो गया। एक आखिरी है, वो भी नोट कर लीजिए, संस्थात्मक पद्धति। संस्थात्मक पद्धति संस्थात्मक पद्धति, इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के गठन और उसकी कार्यविधि पर विचार करते हुए उसमें आवश्यक सुधार का
उसमें आवश्यक सुधार का सुझाव दिया जाता है। हो गया। ये 4 मेथड हैं। हमने क्या कहा आप लोगों से? राजनीति विज्ञान में 3 अप्रोच हैं पढ़ाई के। 3 अप्रोच में पहला कौन सा है? परंपरागत उपागम। दूसरा है व्यवहारवादी उपागम, और आखिरी है उत्तर व्यवहारवाद। ये 3 हैं पूरे पॉलिटिकल साइंस में, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने क्या कहा था आपसे कि विषय बेटा एकदम स्पष्ट रखिएगा। मैंने क्या कहा? प्लेटो से 1940 से पहले तक यहां तक ले लें। ये देख लिए 3 है अप्रोच। 3 है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं, एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। राजनीति विज्ञान के इन तीनों दृष्टिकोण में, अप्रोच उपागम कहिए या अप्रोच कहिए, दृष्टिकोण कहिए, या हम किसी भी विषय पर जब विचार व्यक्त करते हैं तो विचार व्यक्त करने के अपने एक तरीके होते हैं। उन्हीं तरीकों को हम क्या नाम देते हैं? उपागम कहते हैं। यही उपागम है, अप्रोच है। अब इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाए, किस विषय का अध्ययन किया जाए, और अध्ययन की पद्धति क्या हो, किस विषय का अध्ययन किया जाए और अध्ययन की पद्धति क्या हो, यही है तीनों की लड़ाई। यही तीनों की लड़ाई है। इस परंपरागत उपागम में यह कहा गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो स्टडी का सब्जेक्ट होगा वो स्टेट होगा। तो परंपरागत उपागम क्या कहता है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत किससे होता है? यानी राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? राज्य का होता है, और उसकी औपचारिक संस्थाओं का। औपचारिक संस्थाओं का अर्थ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। इसका अर्थ यह है कि परंपरागत उपागम में राज्य और उसके औपचारिक संस्थाओं के अलावा किसी और सोशल एसोसिएशन का या किसी और संगठन का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस बात को गार्नर भी कहता है, गटल भी कहता है, सीले भी कहता है, फ्रेडरिक पोलर ने भी कहा है, वो आपके सामने है। इनमें अध्ययन का विषय बदल गया, अभी हम लोग आए नहीं हैं, इसी पे चल रहे हैं। अध्ययन का विषय आपको हमको मालूम हो गया कि परंपरागत उपागम के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में विषय का अध्ययन क्या है। वो विषय क्या है? तो राज्य है और उसकी औपचारिक संस्थाएं। एक हो गया। दूसरा, विषय स्पष्ट है तो विषय का अध्ययन करने के लिए हम किस पद्धति का इस्तेमाल करें, किस मेथड का इस्तेमाल करें, तो इसके लिए 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4 मेथड होते हैं। दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थात्मक। यह स्पष्ट हो गया। परंपरागत उपागम में राजनीति विज्ञान में अध्ययन का विषय हमको मालूम। उस विषय का अध्ययन करने के लिए हमने किस पद्धति का सहारा लिया? 4 पद्धतियों का सहारा लिया।
दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, संस्थात्मक और कानूनी, यही था ना। 4 मेथड का हमने इस्तेमाल किया। चलिए हमने इस्तेमाल कर लिया। अब जरूरी ये था कि जो 3 स्टेटमेंट, वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मतलब पॉलिटिकल साइंस में इन तीनों अप्रोच के लिए, क्या? अनुभवमूलक कथन, तार्किक कथन और मूल्यपरक कथन, ये 3 कथन होते हैं। और इन 3 कथनों को यह स्वीकार करता है, और 3 में से 2 को यह स्वीकार करता है, और 3 में से 3 को यह स्वीकार कर लेता है। 3 पद्धतियां, विषय आपको मालूम, इसमें विषय हट गया, अध्ययन की पद्धति भी गई, और 3 स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट तीसरे को खारिज कर दिया, और यहां पर क्या किया? पुनः तीनों को लाकर रख दिया। कल एक बार मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच फिर से समझाऊंगा, परंपरागत उपगम, फिर उसको आगे लेकर चले जाएगा। ठीक है, थैंक यू।